Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all. Welcome to my channel Aim as Art Achieve. Hope so you all are fine and staying well. First of all, I would like to request you all, if you are new to my channel, please like, share and subscribe to my channel. And in case of any query, you can ask me in the comment section. Thank you so much. Today we will discuss about asepsis, infection control. आज का हमारा टॉपिक है एसेप्सिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिफाइन करेंगे इन्फेक्शन को, इन्फेक्शियस एजेंट को, और उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं लाइक सेप्सिस, एसेप्सिस, एसिम्प्टोमेटिक, पैथोजेनिसिटी, हम इन सब टर्म्स को डिफाइन करेंगे। सेकेंडली हम इसमें देखेंगे कि सर्जिकल एसेप्सिस और मेडिकल एसेप्सिस में क्या डिफरेंस होता है, वो देखेंगे। फिर हम इसमें कुछ इन्फेक्शंस डिस्कस करेंगे कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या है, उनकी काजेस क्या हैं, ठीक है, लाइक यूटीआईज, निमोनिया, सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट पे चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन को डिफाइन करेंगे। An infection is an invasion of body tissue by microorganisms and their growth there, also called infectious agent. इन्फेक्शन जब होता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन होती है, उसकी ग्रोथ होती है हमारे जिस्म के अंदर, उसे सूटेबल फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जाके वो ग्रो करता है और इसको हम इन्फेक्शियस एजेंट भी कहते हैं, ताकि ये इन्फेक्शन अंदर जाके कॉज करता है, ठीक है। This is all about infection. Then next terminology हमारे पास asymptomatic. Asymptomatic is if the microorganism produces no clinical evidence of disease, the infection is called asymptomatic or subclinical. माइक्रोऑर्गेनिज्म जब प्रोड्यूस करता है, कोई भी क्लिनिकल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं करता, कोई भी हमारे पास साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक और सब क्लिनिकल, ठीक है। लाइक कुछ इन्फेक्शन हमारे पास होते हैं जिसमें हमारे पास पेशेंट के अंदर कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे होते, तो इस तरह के केसेस को हम एसिम्प्टोमेटिक और सब क्लिनिकल बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज। पैथोजन इज अ माइक्रोऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेस डिजीज। पैथोजेनिसिटी होती है एबिलिटी प्रोड्यूस करने की, डिजीज को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी होती है, जिसे हम कहते हैं पैथोजेनिसिटी। तो जिसके अंदर पैथोजन माइक्रोऑर्गेनिज्म अंदर जाता है जो कि डिजीज कॉज करता है, दिस इज कॉल्ड पैथोजेनिसिटी। इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं एसेप्सिस। Asepsis is the freedom from disease causing microorganisms. Microorganisms और disease से freedom, जो एक हम कह सकते हैं कि freedom from disease causing microorganisms, microorganisms नहीं हो रही, like growth of microorganisms नहीं हो रही, अब बिल्कुल aseptic measures यूज कर रहे हैं, तो this is called asepsis, ठीक है। मजीद हम आगे डिटेल में देख लेते हैं। टू डिक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफरिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एसेप्टिक टेक्निक्स इज यूज्ड। लाइक अगर हम एसेप्टिक मेजर्स हॉस्पिटल साइड पे एसेप्टिक मेजर्स इस्तेमाल करेंगे, तो हाँ, लाइक प्रॉपर पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल करेंगे और सैनिटाइजर यूज करेंगे, ठीक है। एक पेशेंट का जर्म्स दूसरे पेशेंट को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम चेन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। तो इस तरह क्या होगा, पॉसिबिलिटी के चांसेस कम होंगे, एक डिजीज को, एक पर्सन से इन्फेक्शन को दूसरे पर्सन तक जाने की पॉसिबिलिटी जो होगी वो कम से कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एसेप्सिस। हम हॉस्पिटल्स में एसेप्टिक मेजर्स इस्तेमाल करते हैं ऑल प्रोसीजर्स में, ठीक है। सेप्सिस होता है, सेप्सिस इज द स्टेट ऑफ इन्फेक्शन and can take many forms including septic shocks, ठीक है। ये इन्फेक्शन की एक स्टेट है जिसके अंदर काफ़ी सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं, लाइक सेप्टिक शॉक, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के इन्फेक्शन आ जाते हैं, डिफरेंट एरियाज ऑफ बॉडी में इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सेप्सिस।
अब इसमें टाइप्स आती हैं मेडिकल एसेप्सिस एंड सर्जिकल एसेप्सिस, इन दोनों का हम डिफरेंस वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मेडिकल एसेप्सिस। मेडिकल एसेप्सिस होता है इंक्लूड्स ऑल प्रैक्टिसेस इंटेंडेड टू कन्फाइन अ सेप्टिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू स्पेसिफिक एरिया लिमिटिंग द नंबर etc। लाइक किसी हम एरिया के अंदर यूज कर रहे हैं मेडिकल एसेप्सिस वाली प्रैक्टिसेस को, तो उससे ये होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो लिमिट हो जाएगा। ठीक है, वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और जो सर्जिकल एसेप्सिस होते हैं वो होते हैं रेफर्स टू प्रैक्टिसेस दैट कीप्स एन एरिया और ऑब्जेक्ट फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग स्पोर्स। ठीक है, सर्जिकल एसेप्सिस में ऐसी जो जगह होती है, मतलब उस एरिया को जर्म्स फ्री करना होता है, बिल्कुल वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ना हो, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना हो, इवन कि उनके स्पोर्स को भी फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्जिकल एसेप्सिस। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस होते हैं कैन डेवलप ड्यूरिंग द क्लाइंट स्टे इन द हॉस्पिटल फैसिलिटी और मैनिफेस्ट आफ्टर डिस्चार्ज। इसमें वो बता रहे हैं कि जो क्लाइंट जब आता है हॉस्पिटल में, वो अपनी हॉस्पिटल में स्टेज होता है उसका बेसिकली, उस टाइम में उसके अंदर इन्फेक्शन एक डेवलप हो जाता है, जो कि अपीयर कब होता है, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, कम्युनिटी में वापस जाता है तो तब उसके साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लाइक 72 आवर्स के बाद कोई भी इंफेक्शन अगर कॉज होता है हॉस्पिटल के अंदर आने के बाद, पेशेंट को हॉस्पिटल में पेशेंट आ गया 72 आवर्स के बाद उसको इन्फेक्शन हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब वो कम्युनिटी से नहीं लेके आया, वो इन्फेक्शन उसे हॉस्पिटल से लगा है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस इज बेसिकली नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस, दोज दैट ओरिजिनेट इन एनी हेल्थ केयर सेटिंग्स। किसी भी हेल्थ केयर सेटिंग्स में जो इन्फेक्शंस ओरिजिनेट हो सकते हैं, ठीक है, लाइक नोसोकोमियल इन्फेक्शंस और अदर इन्फेक्शंस। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन है वो हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आके अपीयर हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। इसमें हम रिवाइज कर सकते हैं कि IPSC गोल नंबर 5, उसमें बेसिकली हम यही डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी हमारे हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस हैं, हमने उनको किस तरह से मिनिमाइज करना है, किस तरह से उनको होने से रोकना है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी कुछ इन्फेक्शंस हैं 4-5 टाइप्स के। यूटीआईज हो गया, ठीक है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इसके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से होते हैं? एस्ट्रेचिया कोलाई, इकोलाई एंड एंटेरोकोकस स्पीशीज, ये दो इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। और काजेस क्या होती हैं? इम्प्रॉपर कैथेटराइजेशन टेक्निक और कॉन्टेमिनेशन ऑफ क्लोज ड्रेनेज सिस्टम्स। ठीक है, हमने कैथेटराइजेशन में प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं की, प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं की, या कैथेटराइज हमने पेशेंट को अच्छे से नहीं किया। ठीक है, एसेप्टिक मेजर्स को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, या कंटेमिनेशन की है हमने क्लोज ड्रेनेज सिस्टम में, कोई ऐसा मसला आ गया जिसकी वजह से पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग होगी, मिक्चुरेशन, बर्निंग मिक्चुरेशन यानी यूरिन पास के लिए तो उसे जलन होगी। ठीक है, और येलो कलर का यूरिन आएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ठीक है, देन हम आते हैं सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस पे, SSIs। इसके इन्फेक्शियस एजेंट कौन से होते हैं? बेसिकली स्टेफिलोकोकस स्पीशीज और सुडोमोनास एरोजिनोसा, ये दो बहुत कॉमन इसके कॉजेटिव एजेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसकी मेन काजेस क्या होती हैं? इनएडिक्वेट हैंड हाइजीन, इम्प्रॉपर ड्रेसिंग चेंज टेक्निक, हमने पेशेंट के वुंड की ड्रेसिंग चेंज करते हुए प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं की, ये सेप्टिक टेक्निक यूज नहीं की, हमने प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं की है, अपनी हैंड हाइजीन का ख्याल नहीं रखा, तो जिसकी वजह से ये सर्जिकल साइड इन्फेक्शन हो सकते हैं। पेशेंट के वुंड में पस पड़ सकती है, उसका वुंड और ज़्यादा डैमेज हो सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस। देन थर्ड नंबर पे आते हैं ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, BSIs। इनके कॉजेटिव एजेंट्स कौन से होते हैं? कोगुलेज नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई,
और स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये दो मेन इनके काजेटिव एजेंट्स हैं, ठीक है। ये स्पीशीज हैं जो कि ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस को काज करती हैं। और हमारी तरफ से जो काजेज नेग्लिजेंसी होती है नर्सिंग स्टाफ से या हमारे जो स्टाफ जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है उनसे, वो ये होती है कि इनएडिक्वेट हैंड हाइजीन और इम्प्रॉपर इंट्रावेनस फ्लूइड्स, ट्यूबिंग, साइड केयर और रूटीन, ठीक है। हमने जो पेशेंट को मेडिकेशन की, जो इंट्रावेनस फ्लूइड्स लगाया, ट्यूबिंग्स लगाई, उनमें प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं की, एसेप्टिक मेजर्स यूज नहीं की और इनएडिक्वेट हैंड हाइजीन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस को काज करने की ये मेन रीजंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया की। निमोनिया किससे काज होता है? स्टेफिलोकोकस ऑरियस, ये काजेटिव एजेंट है जो कि निमोनिया काज करता है। निमोनिया में क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स हो जाती है, बिल्कुल जो उसके पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं वो कंसोलिडेट हो जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर सिक्रीशंस आ जाती हैं और पेशेंट को सांस लेने में मसला आता है, ठीक है, कफ हो जाती है, ठीक है। ज़्यादातर पीडियाट्रिक पॉपुलेशन हमारी जो होती है कोल्ड सीजन में उन्हें निमोनिया काज हो जाता है। और काजेज क्या होती हैं? इनएडिक्वेट हैंड हाइजीन और इम्प्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक, ठीक है। आपने इसमें गौर किया होगा कि जितने हमने इन्फेक्शंस डिस्कस किए हैं, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस और सर्जिकल साइट इन्फेक्शंस और यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और निमोनिया, इन सब में हमारे क्या है? मोस्ट कॉमन जो एक रीज़न है वो है इनएडिक्वेट हैंड हाइजीन और इम्प्रॉपर ड्रेसिंग टेक्निक, इम्प्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक, इम्प्रॉपर ट्यूबिंग्स और फ्लूइड्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमें ना हमारी छोटी छोटी नेग्लिजेंसीज की वजह से पेशेंट इसमें सफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है, हम इनको मिनिमाइज कर लें तो हमारा कितना पेशेंट इन्फेक्शन से बच सके, ठीक है। हम खुद, हमारे लिए भी सेफ्टी है, ठीक है, और हमारे पेशेंट के लिए भी सेफ्टी है, ठीक है। हमें पेशेंट को कम से कम इन्फेक्शन देना चाहिए, ठीक है। 90 to 99% हमें पेशेंट को इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, ठीक है। वो जिस इन्फेक्शन के साथ, जिस डिजीज के साथ हॉस्पिटल में आया है, वो उसी डिजीज को ठीक करके वापस अपनी कम्युनिटी में वापस चला जाए, ठीक है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉपर सेग्रीगेशन करें, प्रॉपर हैंड वॉशिंग करें, ठीक है, प्रॉपर सक्शनिंग टेक्निक और हर प्रोसीजर में एसेप्टिक मेजर्स को इस्तेमाल करें, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है। इसमें एक चेन है, एक प्रॉपर चेन बनी होती है 6 स्टेप्स की, उसके हमने ब्रेक करना होता है, ठीक है। इन्फेक्शन के पास कर रही होती है जो चेन, उसको ब्रेक करना होता है। उसके स्टेप्स होते हैं कुछ 6 स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इटियोलॉजिकल एजेंट, सेकंड रेजर्वायर, portal of exit, mode of transmission, portal of entry, susceptible host। अब वन बाय वन हम इन्हें आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इटियोलॉजिकल एजेंट से हम स्टार्ट करते हैं। द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू एंटर द बॉडी एंड द एबिलिटी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स टू लिव इन द होस्ट बॉडी। एक माइक्रोऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है और दाखिल होने के बाद अंदर वो रह के होस्ट की बॉडी के अंदर रह के एबिलिटी है उसकी कि वो मल्टीप्लिकेशन करे, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म को बढ़ा रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इटियोलॉजिकल एजेंट। सेकेंडली मैंने काजेटिव एजेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं रेजर्वायर्स पे। रेजर्वायर्स में बेसिकली हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या होते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स के। ह्यूमंस बीइंग itself a source of microorganisms, plants, animals, general environment. These all are sources of microorganisms. हमें इन sources को ही break down करना है, minimize करना है। Portal of exit, third step हमारा होता है। Before an infection can establish, microorganisms must leave the reservoir. इससे पहले कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स इंफेक्शन को एस्टेब्लिश करे तो रेजर्वायर्स को लीव कर देना चाहिए, ठीक है, मस्ट लीव द रेजर्वायर। देन फोर्थ स्टेप पे आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन और एयरबोर्न ट्रांसमिशन, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन जो कि डायरेक्टली हमारी कॉन्टेक्ट से लग जाते हैं, लाइक कफ से, स्नीजिंग से, हैंड शेकिंग से, ठीक है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है व्हीकल बोर्न, लाइक एक पेशेंट की फाइल है,
बेड साइड पड़ी हुई है, ये पेपर पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं पेशेंट से रिलेटेड, उन्हें हर बंदा आके हाथ लगाए, ठीक है। अगर आपने भी जाके उन्हें हाथ लगाए और बाद में ऐसे वापस आ गए, किसी और से हैंड शेक कर लिया, दूसरे पेशेंट को हाथ लगा लिए, एग्जामिनेशन कर लिया, तो ये व्हीकल बोर्न है, मतलब इनडायरेक्टली हम उसे इंफेक्शन दे रहे हैं। इस तरह से भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, और एयर बोर्न, एयर के जरिए भी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को लग सकते हैं, ठीक है। दीज आर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। देन हम बात करते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। बिफोर अ पर्सन कैन इन्फेक्टेड, माइक्रोऑर्गेनिजम्स मस्ट एंटर द बॉडी। स्किन इज अ बैरियर टू इन्फेक्शियस एजेंट। स्किन हमारी जो होती है बैरियर होता है इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, लेकिन फिर भी बिफोर जब पर्सन के अंदर एक माइक्रोऑर्गेनिज्म चला गया, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, ठीक है, वो एंटर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के अंदर एंटर होगा, देन वो इन्फेक्शन काज करेगा, ठीक है। और ससेप्टिबल होस्ट, मतलब होस्ट जिसके अंदर वो जिसके जिस्म के अंदर वो गया है, जो कि होस्ट है, उसकी ससेप्टिबिलिटी कितनी है। ससेप्टिबल होस्ट इज एनी पर्सन हु इज एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन। अ compromised होस्ट इज एट increased risk। जिसकी पहले से डिजीजेज हैं, जो कि वीक पर्सन है, उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रिस्क भी होगा, ठीक है, उससे और ज़्यादा बीमारियां, इन्फेक्शन इजीली ट्रांसमिट हो जाएंगी। और हु इज एट रिस्क फॉर इन्फेक्शन, मतलब ऐसे पर्सन, कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि इन्फेक्शन के लिए हाई रिस्क पे हैं। हमारी गेरियाट्रिक ओल्ड एज पॉपुलेशन, हमारी पीडियाट्रिक पॉपुलेशन, ये सब लोग हमारे हाई रिस्क पे होते हैं। इसके साथ ही अपने प्रेजेंटेशन को एंड करते हैं। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। और आप मुझे अपना प्रेजेंटेशन का फीडबैक भी दे सकते हैं इसका। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।